नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे अदानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अदानी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि आज अदानी के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि अदानी की नेटवर्थ जो कि फोर्ब्स के अनुसार पिछले गुरुवार को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और वहीं वो ऐसे तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले पहले एशियन बिजनेसमैन और पहले एशियन व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदानी की नेटवर्थ जो कि एक समय में 2020 में सिर्फ 10 बिलियन थी और वहीं 2018 में सिर्फ 5 बिलियन थी, आज कैसे वो टोटल 137 बिलियन तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, 137 बिलियन, जो कि अगर देखा जाए तो इनकी जो इनकम है कई 100% तक ग्रोथ की गई है। वहीं एक तरफ अदानी जी हैं जिनकी नेटवर्थ सिर्फ 2020 में 59 बिलियन थी, जो कि सिर्फ 40 बिलियन बढ़कर सिर्फ कहना तो बेवकूफ़ी होगी, इनकी 50 बिलियन की नेटवर्थ बढ़कर 91 बिलियन 91 बिलियन तक पहुंच गई। यानी कि सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 40 बिलियन की ग्रोथ हुई। वहीं अदानी जी की ग्रोथ जो कि 10 बिलियन से बढ़कर 137 बिलियन तक पहुँची सिर्फ हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में, यानी 2020 के बाद से ही ऐसा हुआ है। आखिर जानने वाली बात इसमें यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर ऐसा क्या किया अदानी जी ने। उनकी जो इनकम है, उनकी जो नेटवर्थ है, वो इस तरह 2-3 सालों में इस तरह इतनी ग्रोथ की गई। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, गौतम अदानी जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये एक नॉर्मल बिजनेस परिवार से ही बिलोंग करते थे। ये अंबानी जी की तरह सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन नहीं है। इनके पिता कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। इनके पिता की सिर्फ एक नॉर्मल गारमेंट की शॉप थी। जैसे अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी बड़े बिजनेसमैन थे, फर्स्ट जनरेशन, हमें इनकी तुलना उस तरीके से करनी होगी। तो ये अपनी पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। उन्होंने 10वीं की पढ़ाई स्कूल से की और जब ये कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाने के बाद इनका जो इंटरेस्ट था वो फर्स्ट ईयर तक तो कॉलेज में था। उसके बाद इन्हें पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसके बाद इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद इन 1978 में मुंबई चले आए। मुंबई में आने के बाद इन्होंने डायमंड शॉटर का काम किया। वहाँ से इन्होंने बिजनेस सीखा और डायमंड शॉटर बिजनेस सीखने के बाद यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि 1977 में ही धीरू भाई अंबानी ने उस साल रिलायंस कंपनी के शेयर पब्लिक किए थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब रिलायंस कंपनी अपने शेयर पब्लिक कर रही थी उस समय अदानी किसी फैक्ट्री में बैठ डायमंड शॉट कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने मुंबई में आने के बाद बिजनेस सीखा, काम को सीखा। उसके बाद ईयर 1981 में गुजरात में बड़े भाई ने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके बाद और अपने बिजनेस में हेल्प लेने के लिए इनके बड़े भाई ने इनको मुंबई से वापस गुजरात बुलाया और ये वापस गुजरात जाने के बाद अपने भाई के साथ काम करने लगे। दोस्तों, अपने भाई की फैक्ट्री में काम करते हुए इन्हें ये महसूस हुआ कि इन्होंने देखा कि इंडिया की जो सप्लाई है प्लास्टिक की वो 20 टन से भी ज़्यादा है। 20 पीवी पाइप्स की जो सप्लाई है, डिमांड जो है वो 20 टन से भी ज़्यादा है। बट उस समय तक इतनी सप्लाई सिर्फ इनके भाई की फैक्ट्री नहीं बल्कि उस समय की जो सबसे बड़ी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ से इन्हें क्लिक हुआ, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंपोर्ट करके और इंडिया में इसे बेचा जाए। इसके बाद इन्होंने इंपोर्ट सीखा। इसके बाद से इन्होंने भाई की कंपनी के लिए इंपोर्ट करते करते इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नॉलेज वहाँ से हुआ और धीरे धीरे सीखने के बाद इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पूरी महारत हासिल किया। ईयर 1988 में अदानी एक्सपोर्ट की स्थापना की, जो कि आज ग्रुप ऑफ अदानी के नाम से इनकी कंपनी है। तो इस तरह से इनकी बिजनेस की शुरुआत। इसके बाद से ही इनकी जो थिंकिंग थी, अदानी की जो थिंकिंग और बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो थिंकिंग होती है, ये पूरी वाइड थिंकिंग होती है। इनको जो करना होता है वो सबसे बड़ा करना होता है। यही सोच आप अगर देखेंगे तो धीरू भाई अंबानी के सोच में ये साफ लगता है। यही हमें अदानी की थिंकिंग में भी दिखा और ऐसे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जो
इन्हें जो करना होता है उस सेक्टर में सबसे बड़ा करना होता है पूरे कंट्री लेवल पे। आप और हम सोचते हैं कि हम जो करें वो सिर्फ हमारे घर में बड़ा हो, परिवार में बड़ा हो, सिटी में बड़ा हो, एरिया में सबसे फेमस सबसे बड़ी दुकान हो, बट इनका जो थिंकिंग माइंड होता है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे ये सोचते हैं कि अगर हो तो देश में सबसे बड़ा हो, उसके बाद सबसे बड़ा बिजनेस हो। जानने वाली बात यह है कि आखिर 2 से 3 सालों में ही इनकी जो ग्रोथ है वो कैसे हुई। तो दोस्तों एक बिजनेसमैन की जो इनकम होती है उसकी ग्रोथ होती है उनके कंपनी के लिस्टेड जो शेयर होते हैं उनके प्राइस बढ़ने से। तो इन पीछे 2-3 सालों में जो इनकी कंपनी के शेयर हैं वो कई गुना तेज़ी से बढ़े हैं। कुछ कंपनीज के जो शेयर है जैसे कि अदानी टोटल्स के, इसके 2020 में शेयर थे 85 रुपीज़, जो कि आज हो गए 2000 या 2500 के आसपास है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने 2020-18 में इस कंपनी में अदानी टोटल में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज ये 3 लाख रुपए होते, 3-3.5 लाख रुपए होते। तो ये इनकी इनकम बढ़ी है इनकी कंपनीज के लिस्टेड से शेयर्स के प्राइस बढ़ने से। और ये प्राइस क्यों बढ़े हैं इसके पीछे भी एक वजह है। इसके पीछे की मेन वजह है इनकी एक्वाजिशन। दोस्तों अदानी ने पिछले 2 से 3 सालों में इनकी जो कंपनी की एक्विजिशन है ये इन्होंने कई अलग अलग सेक्टर्स में एक्वायर की है कंपनी। जैसे कि अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो इनकी रिसेंट NDTV को इन्होंने हायर किया है, इन्होंने NDTV को एक्वायर किया है। और उसके बाद इनकी कई, आप उठा के देखें, कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्होंने एक्वायर किया। और ये सारा पैसा इनके पास इनकी जेब से नहीं बल्कि इन्होंने लोन लेकर किया है। जी हाँ दोस्तों, लोन लेकर किया है। और इसीलिए कई इकोनॉमिस्ट और कई बड़े फर्म्स ये कहते हैं कि अदानी की जो ग्रोथ है ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी। और इसके पीछे की वजह ये पास जो कि एक टाइम पे 20 बिलियन का कर्जा हुआ करता था इनकी कंपनी में 2018 में, वो आज के टाइम पे 2.2 ट्रिलियन है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ एक और रिलायंस ये सोचती है कि उन्हें जीरो कर्जा चाहिए, पूरी कर्जा मुक्त हो जाए, वहीं अदानी के ऊपर दिन ब दिन ये लोन ले रहे हैं और नई नई कंपनियां से एक्वायर कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इनके साथ, कई लोगों का कहना है कि इन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मोदी जी का सपोर्ट है और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। बट यही मेन फैक्टर नहीं है, इसके पीछे इनकी खुद की मेहनत भी है और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहरहाल है ही, जिस वजह से ये डे बाई डे ग्रोथ कर रहे हैं। और हाँ, इसी के साथ ही इनकी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में 50 से ज़्यादा कंट्री में 17 लोकेशन पे इनकी बिजनेसेस हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे बड़ी कोयल माइनिंग की कंपनी इन्हीं की है। और जहाँ तक बात रही सवाल की कि इनकी जो प्रेजेंस है वो क्या आगे तक बनी रह पाएंगी, तो इसका आंसर है कि ये जो बिजनेसमैन है ये मोदी जी के सत्ता में आने के पहले भी थे और मोदी जी के आने के बाद भी हैं और मोदी जी के जाने के बाद भी रहेंगे। हाँ, ये है कि अगर सत्ता जाती है गवर्नमेंट की, अगर मोदी जी नहीं रहे, कल को इनकी गवर्नमेंट नहीं रही, तो हो सकता है इन्हें कुछ नुकसान हो, बट इनका बिजनेस आगे चलता रहेगा। ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।